Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are exploring one of the most revolutionary ideas in modern science, that is organoid intelligence, also known as brain cell based computing. Okay, so imagine computers made not of silicon but of living neurons. Isn't this exciting? So imagine AI that can learn, that can adapt, that can heal and reconfigure itself the way the human brain does, right? So it sounds very interesting, it sounds very impossible as well, but it is like the researchers have tried several ways, have tried several methods to understand if this can work, and this definitely can work. Okay, so this is what we are going to discuss today. This is not science fiction, this is cutting edge science happening right now. I'm not even kidding by that. Okay, so let's dive deep into how organoid intelligence works, why it's so transformative, and what it could mean for the future of computing. Before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to the channel. So let's get started. See, what is organoid intelligence? ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो लैब ग्रोन ब्रेन सेल्स होते हैं। जब हम ब्रेन सेल्स को लैब में ग्रो करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, उनसे हम मिनिएचर ब्रेन ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। या हम एक बार सेल्स को लैब में ग्रो करने के बाद वी कैन मेक मिनिएचर ब्रेन ऑर्गेनाइज। जब हम मिनिएचर ब्रेन ऑर्गेनाइज बना सकते हैं तो हम उन ऑर्गेनाइज को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि वो कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करें। सो ये जो ऑर्गेनॉइड्स हैं ये ह्यूमन स्टेम सेल्स से बनते हैं। स्टेम सेल्स आप सबको पता होगा कि क्या होते हैं, जिसको नहीं पता, सो स्टेम सेल्स आर बेसिकली दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम पे दीज सेल्स आर फाउंड इन द बॉडी या अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स भी होते हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स। सो स्टेम सेल्स बेसिकली उनका ये प्रॉपर्टी होता है दैट दे कैन डेवलप इनटू एनी टिश्यू, एनी ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन को वो बना सकते हैं, किसी भी टिश्यू को वो बना सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। लेकिन एज आई सेड देयर आर सेवरल काइंड्स, उस हिसाब से उनका कि ये ऑर्गन बन सकता है, इस पर्टिकुलर स्टेम सेल से सब कुछ बन सकता है, सारे ऑर्गन्स बन सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है उसके बेसिस पे। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल वीडियो ऑन स्टेम सेल्स, आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो ये जो ऑर्गेनाइज का जो many organoids जो बनते हैं, they originate or they are built from human stem cells, which allows them to self organize into neural networks. उसके बाद जब वो बन जाते हैं, मिनिएचर ऑर्गेनाइज बन जाते हैं, तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू न्यूरल नेटवर्क्स। छोटे छोटे वो अपने आप को एक जैसे हमारे ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क होता है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइज जो होते हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स में ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को। दैट बिहेव्स सरप्राइजिंगली लाइक सिंप्लीफाइड ह्यूमन ब्रेन्स. So instead of using binary 0 and 1 like traditional computers, biological system किस तरीके से compute करता है? So it computes using electrical activity. Electrical connection definitely होना चाहिए, synaptic connections होने चाहिए, dynamic neural firing pattern होना चाहिए जिसको वो follow करके उस पे act कर सके. So it is essentially a living computer. ठीक है, we can say like that. Now brain organize होता क्या क्या है? सी ब्रेन ऑर्गेनाइड्स बहुत ही टाइनी सिंप्लीफाइड वर्जन्स होते हैं ह्यूमन के रियल ब्रेन का। जो हमारा रियल ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में जिस तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, हमारा ब्रेन जिस तरीके से सिनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, सो all of the functions that are carried out in the human brain, वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर आप समझ सको तो वो आप ऑर्गेनाइड से समझ सकते हो, विच आर मिनिएचर्स। उसमें न्यूरॉन होते हैं, सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज 3D नेटवर्क होते हैं न्यूरॉन्स के वो मिनिएचर के अंदर। सो मिनिएचर definitely is going to be small in structure, usually a few millimeters wide only, but thousands of interconnected neurons का उसमें नेटवर्क बनाया जा सकता है जो कि कम्युनिकेट करेंगे using electrical impulses. So they don't have consciousness or awareness, but they do have the ability to learn. ठीक है, consciousness तो नहीं होगी because we are just dealing with the one part.
the entire human body, that is the brain part. तो कॉन्शियसनेस तो डेफिनेटली नहीं होती है, लेकिन दे हैव द एबिलिटी टू लर्न और मेमोरी जो जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ब्रेन ऑर्गेनाइज में मिलती हैं. Now, why use brain cells for computing? Like, can we not use any other thing? या human brains को ही हम क्यों specifically use करना चाह रहे हैं, और like what is the benefit of it? See, human brains phenomenally efficient हैं, we all know that, because अगर हम अपने brain को train करें in a certain way, in a particular way, तो हमारा brain has the capacity and potential to organize itself in such a way कि हम जो टास्क करना चाहते हैं, our brain organizes itself in such a way कि वो परफॉर्म हम कर पाते हैं. So our brain is definitely very efficient. Human brain run on 20 watts of power. ठीक है. ह्यूमन ब्रेन आउट परफॉर्म सुपर कंप्यूटर्स इन पैटर्न रिकॉग्निशन. अगर आप पैटर्न रिकॉग्निशन में कंपेयर करो सुपर कंप्यूटर्स को हमारे ब्रेन के साथ, ह्यूमन ब्रेन के साथ, सो ह्यूमन ब्रेन इज डेफिनेटली गोइंग टू ओवर पावर द सुपर कंप्यूटर्स. इतना एफिशिएंट ह्यूमन ब्रेन जो है वो है. ह्यूमन ब्रेन जो है वो फटाफट एडप्ट कर लेता है किसी भी चीज़ को, एंड रीवायर कर लेता है न्यूरल नेटवर्क्स को जैसी भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से, एंड इन्फॉर्मेशन को बहुत मैसिवली, बहुत ही लार्ज अमाउंट में और बहुत फटाफट प्रोसेस करता है पैरेलली. आपने देखा होगा साथ ही साथ समटाइम्स वी कैन मल्टीटास्क, और साथ ही साथ हमारे ब्रेन में 50 थॉट्स आर रनिंग बाय. सो वो जो मैसिव थॉट्स का जो कलेक्शन है, जो पैरेलली चीज़ें चलती रहती हैं, वो सब कुछ पॉसिबल हमारे ब्रेन सेल्स की वजह से होता है. सिलिकॉन प्रोसेसर्स इस तरीके की एफिशिएंसी, इस तरीके की एडेप्टेबिलिटी कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं. बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो प्लास्टिसिटी ऑफर करते हैं. दे लर्न विद मिनिमल अमाउंट ऑफ डेटा. बिल्कुल छोटा सा डेटा उसमें इंटरप्रेट करोगे, इनपुट दोगे आप उसको, और उसके लिए आप उससे बहुत लार्ज नेटवर्क पे आउटपुट आपको मिल सकता है. सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं ब्रेन के अंदर. कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ब्रेन हैज दिस पोटेंशियल टू रिपेयर इटसेल्फ. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ज़्यादा कुछ बड़ा डैमेज ना हो. एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है. ठीक है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाई साइंटिस्ट बिलीव बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग में सरपास क्लासिकल एआई इन सर्टेन एरियाज. Now, what are the limitations of okay, first and foremost, how organoid intelligence works. See, ब्रेन ऑर्गेनाइज को यूज करने के लिए एज कंप्यूटर्स, रिसर्चर्स क्या करते हैं, दे इंटरफेस देम विद इलेक्ट्रोड एरेज. उसको कुछ ना कुछ आपको इंटरफेस के लिए देना पड़ेगा. जैसे इलेक्ट्रोड एरेज दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोड कनेक्शंस दिए जाते हैं ब्रेन ऑर्गेनाइज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. माइक्रोफ्लूइडिक चैम्बर्स दिए जाते हैं. रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि जो ब्रेन मिनिएचर्स हैं वो प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ. तो ये किस तरीके से काम करते हैं, ऑर्गेनाइज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उनको मिलता है एज इनपुट, एंड दे रिस्पॉन्ड विद मेजरेबल न्यूरल एक्टिविटी एज आउटपुट. ठीक है, उनको इनपुट मिला विद इलेक्ट्रिसिटी, एंड वो उसको जो आउटपुट होता है वो मेजरेबल न्यूरल एक्टिविटी उनकी होती है. सो यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, साइंटिस्ट जो हैं इन पैटर्न्स को डिकोड कर रहे हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ऑर्गेनॉइड किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ऑर्गेनॉइड किस तरीके से आउटपुट देता है. सम ऑर्गेनॉइड्स हैव बीन ट्रेन्ड टू सिंपल पैटर्न्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है वो ट्रेन किया गया ऑर्गेनॉइड्स को. रीइंफोर्समेंट के थ्रू लर्न करवाया जाता है ऑर्गेनॉइड्स को. एडेप्टिवली किस तरीके से न्यू इनपुट में कैसे एकदम से अगर न्यू एनवायरनमेंट में हो या कहीं हो तो फटाफट एडेप्टेशन कैसे होना चाहिए. एंड इवन प्ले सिंपल गेम्स लाइक पोंग विद ब्रेन, दैट आल्सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन. सो ये सब मिनिएचर्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है. तो दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ट्रू बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग. नाउ ट्रेनिंग ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को ट्रेन करने के लिए देयर आर several thing to train brain organoids. Brain organoids
को ट्रेन करने के लिए देयर इज अ सिंपल मेथड, यू नो, हाउ न्यूरॉन्स लर्न। न्यूरॉन्स किस तरीके से लर्न करते हैं, हमारा ब्रेन किस तरीके से प्रोसेस करता है, सिमिलरली जो मिनिएचर्स होते हैं उसी तरीके से प्रोसेस करते हैं। सो दे रिपीट, जो रिपीटेड स्टिमुलेशन होता है ना, वो न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन कर देता है। न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथनिंग के लिए रिपीटेड स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। स्टिमुलेशन अगर नहीं दिया, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं दिया, तो वो वीक कर देता है उस कनेक्शन को। ऑर्गेनॉइड डेवलप्स ऑप्टिमाइज्ड रेस्पॉन्स नेटवर्क्स। ओके, तो बिल्कुल एकदम ऑप्टिमाइज, एकदम फंक्शनेबल, एकदम प्रॉपर जो रिस्पॉन्स नेटवर्क्स है वो बनाते हैं। एंड द अमेजिंग पार्ट इज ऑर्गेनॉइड्स कैन लर्न विद फार फ्यूअर रेपिटेशंस। बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस आपको देने की जरूरत नहीं है, मिनिमल रेपिटेशंस के साथ यू नो ऑर्गेनॉइड्स कैन लर्न एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, ट्रेडिशनल कंप्यूटर एल्गोरिदम। तो कंप्यूटर एल्गोरिदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशंस के बाद ही किसी चीज़ को कैच कर पाता है। सो ऑल थैंक्स टू इनेट बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी. Now, what are the applications of organoid intelligence? See, organoid intelligence के applications जो है main is disease modeling. Disease modeling में उसको use किया जाता है। जो computers होते हैं, you know, could stimulate neurological diseases for more realistically than silicon based models. तो उन्हें यूज़ किया जाता है। AI और मशीन लर्निंग जो है, हाइब्रिड बायोलॉजिकल डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं वो न्यूरल नेटवर्क को आउट परफॉर्म करते हैं। सो एआई एंड मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाता है। ड्रग टेस्टिंग एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए ऑर्गेनाइड्स को यूज़ किया जाता है। यू नो, ऑर्गेनाइड्स ग्रोन फ्रॉम अ पेशेंट्स ओन सेल्स कुड प्रिडिक्ट हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू ट्रीटमेंट्स। एडेप्टिव रोबोटिक्स, फ्यूचर रोबोट्स में बायो कंप्यूटिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सो वो चीज़ की रिसर्च की जाती है। एंड ब्रेन लाइक सुपर कंप्यूटर्स किस तरीके से हम बना सकते हैं, हाउ वी कैन, यू नो, एनहांस द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनॉइड्स, हाउ वी कैन इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनॉइड्स, हाउ वी कैन, यू नो, बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनॉइड्स, वो सब रिसर्च की जाती है। नाउ देयर आर सम एथिकल कंसर्न्स, यू नो, सो यू नो, एज with innovation comes responsibility. Key ethical questions as of now are that could advanced organoids ever develop self-awareness? कभी भी हम, बिकॉज दे आर एडवांस्ड ऑर्गेनॉइड्स, ठीक है, दे आर फंक्शनिंग लाइक ब्रेन, उससे कभी भी सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है, लाइक उससे कभी भी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी किसी भी पर्सन की। हाउ डू वी इंश्योर ऑर्गेनॉइड्स रिमेन नॉन कॉन्शियस सिस्टम्स? ठीक है, वो नॉन कॉन्शियस ही रहें, ये हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि उनमें कॉन्शियसनेस ना आ जाए, कि मतलब वो एक रोबोटिक सिस्टम की तरह ना एक्ट करने लगे जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो किस तरीके से, किस बेसिस पे इंश्योर हो रहा है? व्हाट लिमिट शुड बी प्लेस ऑन बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग? कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है? हाउ डू वी रेगुलेट द मर्जिंग ऑफ बायोलॉजी एंड एआई? हम रेगुलेट किस तरीके से कर रहे हैं? बिकॉज सी दिस फील्ड although they are, you know, two very widely used and trending fields, but then अगर हम उसको merge कर रहे हैं तो it is going to be a it is not a very old ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मर्ज। सो ये इतना ज़्यादा भी पुराना नहीं है, इट इज़ स्टिल न्यू, इट इज़ स्टिल इन रिसर्च, यू नो, रिसर्च इज बीइंग डन ऑन दीज टॉपिक्स। सो वो कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न्स जो हैं वो रहते हैं। साइंटिस्ट्स आर एम्फेसाइजिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू इंश्योर ऑर्गेनाइड्स नेवर क्रॉस इनटू कॉन्शियसनेस। नाउ व्हाट आर द टेक्निकल चैलेंजेस विद दिस टेक्नोलॉजी? सी, टेक्निकल चैलेंजेस ये हैं कि ऑर्गेनॉइड्स इंटेलिजेंस जो है वो मेजर ऑब्स्टिकल्स फेस करता है। Yeah, before going towards technical challenges, I'll let you know about this biological versus artificial neural networks. See, structure comparison हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। learning mechanisms है, प्लास्टिसिटी का डिफरेंस रहता है, लर्निंग मैकेनिज्म का डिफरेंस रहता है, स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है ही है, तो ये कुछ डिफरेंस है। ऑर्गेनॉइड की जो इंटेलिजेंस है मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सिग्नलिंग दी जाती है, सिग्नलिंग के बाद सिनेप्टिक डेवलपमेंट, जो पूरा जो न्यूरल नेटवर्क बनता है ब्रेन के अंदर वैसे ही ऑर्गेनॉइड्स के अंदर बनता है। न्यूरल फायरिंग पैटर्न होता है, कम्युनिकेशन होता है, एंड दैट्स हाउ ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस वर्क्स।
ब्रेन ऑर्गेनाइज को ट्रेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, फीडबैक लूप्स होता है कि हम समझते हैं उस चीज़ से कि जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है इज द फीडबैक राइट और नॉट। रीइंफोर्समेंट पैराडिगम्स होते हैं जब हम सर्टेन एल्गोरिदम से ऑर्गेनाइज को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनॉइड्स इन ML टास्क, मशीन लर्निंग टास्क में पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू हम ऑर्गेनॉइड्स को ट्रेन करते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरेज का पोटेंशियल है एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स डेफिनेटली हम ऑर्गेनॉइड्स से कर सकते हैं। बायो कंप्यूटेशनल इंटरफेसेस, बायो कंप्यूटिंग के लिए ऑर्गेनॉइड्स आर एक्सीलेंट, दे आर शोइंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ। इलेक्ट्रोड एरेज से उसको स्टिमुलेट किया जाता है। माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम्स होते हैं जिससे प्रॉपर सिनेप्टिक जो वेसिकल्स होते हैं, जो नेटवर्क होता है वो बन पाए। डेटा एक्विजिशन, जो डेटा स्टोर करने का काम होता है वो कर सकता है। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एज आई टोल्ड यू, डिजीज मॉडलिंग, ड्रग टेस्टिंग, एडेप्टिव रोबोटिक्स, एंड देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक। क्लासिकल कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें या ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में लो पावर यूसेज है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ऑर्गेनाइड्स हियर। फॉल्ट टॉलरेंस है एंड सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म्स है, ठीक है। एथिकल चैलेंजेस, ये मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। टेक्निकल चैलेंजेस पे हम थे। सो सी टेक्निकल चैलेंजेस, सी इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग technique or technology, I would say, but organoid intelligence faces major obstacles as in lifespan जो होता है organoids का बहुत short होता है, ठीक है। शॉर्टर लाइफ स्पैन की वजह से ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बिकॉज इफ वी आर डूइंग अ सर्टेन रिसर्च ऑन any organoid, and if the organoid dies off, if the organoid just does not survive after a particular time, तो रिसर्च जो है कहीं ना कहीं to start it on the next organoid, you know it's a little lengthy task. उस वजह से कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। सेकेंड इज डिफिकल्टी स्केलिंग देम टू लार्जर नेटवर्क्स। एज आई सेड, हम बहुत हाई स्केल पे उसको अभी तक नहीं बना पा रहे हैं, नहीं उसे जनरेट कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एथिकल कंसर्न्स एज वेल, शॉर्टेज ऑफ स्टेम सेल्स एज वेल, बिकॉज नो नॉट एवरीबडी स्टोर्स देयर स्टेम सेल्स. So there are several things associated with the formation of organoids and the use of organoids also. Then complex interfaces needed for reliable data extraction. अगर आपको proper data extract करना है उसके लिए आपको complex interfaces चाहिए होते हैं। complex interfaces चाहिए होने के लिए capital investment लगता है, capital investment, strong expertise, ये सब चीज़ें लगती हैं, तो which again adds to the financial burden. Variability, neural development में variability definitely होती है, because as I said, this field is still emerging, this field is still new, we are still getting our hands on these techniques. So variability आती है because we are dealing with stem cells, तो variability आती है. And limitations in controllability and reproducibility, उसमें भी limitations हैं. कंट्रोल हम किस लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेशन है, मेजर लिमिटेशन है. reproducibility, as I said, scalable नहीं है as of now. So these are some of the technical challenges, and most experts see this technology as being in the very early prototype stage, as I said. Okay. Now, what are the future prospects for this technique? There are many future prospects that can be seen in the time to come. So, biodigital hybrid chips बन सकते हैं, जिसमें दे विल बी डिजिटलाइज्ड हाइब्रिड चिप्स, ठीक है। वो प्रॉपर डिजिटलाइज रहेंगे, बट वो बायोलॉजिकल मटेरियल के रहेंगे, जिसकी वजह से बायो कंप्यूटिंग बहुत इजी हो जाएगी. AI एनहांस्ड ऑर्गेनॉइड डेवलपमेंट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एनालिटिक्स ये सब इंटीग्रेट करके कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट को स्केल अप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं. मैसिवली पैरेलल न्यूरॉन बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें न्यूरॉन का ही प्रॉपर नेटवर्क से हम सुपर कंप्यूटर बनाएंगे जो कि कंप्यूटिंग टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाए. डिजिटल ट्विन्स ऑफ न्यूरल सिस्टम्स बन सकते हैं, एंड सेल्फ लर्निंग बायोलॉजिकल AI मॉडल बन सकते हैं, जिससे हम और ज़्यादा रिसर्च को
स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. So organoid intelligence could become one of the greatest technological revolutions of the century. ठीक है. So yeah, quick recap. Organoid intelligence, as I said, combines biology, it combines neuroscience, artificial intelligence, what else? Bioengineering, so into an entirely new field. Okay, so we are witnessing the first steps towards computers that can learn like us, adapt like us, and maybe someday think with us. So if you enjoyed this deep dive into the future of computing, make sure to like, subscribe, and share this video. Also, please do let me know which topic you want to cover me next. Thank you.